नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। तो एक एग्रीगेट आपके सामने मैं रखने वाला हूं फ्रेमवर्क। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स का ये बेसिक लेक्चर। कल के वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। इकोनॉमिक्स जहां मॉडल्स एंड थ्योरी से संबंधित है, वहीं पे इकोनॉमिक इसका बिहेवियरल पार्ट है। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, किस तरीके से एक ह्यूमन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करता है, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करता है, ताकि उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो सके। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली एक साइंस है, या फिर आप कह सकते हैं एक सोशल साइंस है, जो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है, चाहे एक फर्म का लेवल हो, चाहे इंडस्ट्री का लेवल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को बेसिकली अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहले को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। MICRO माइक्रो, MACRO मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली यहां हिंदी माइक्रो का है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहता हूं तो इसका हिंदी है समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो टर्म्स माइक्रो है इंग्लिश का, बेसिकली ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव हुआ है। मतलब ये माइक्रो शब्द ग्रीक वर्ड माइक्रोस MIKROS से निगमित है, डिराइव्ड है। और इस माइक्रोस का ग्रीक में मतलब होता है स्मॉल या फिर इंडिविजुअल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो शब्द है MACRO, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित है स्मॉल से, और वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित है लार्ज से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस स्मॉल और लार्ज का क्या मतलब है। जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं और हम किसी प्रॉब्लम की स्टडी की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम की स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम प्रॉब्लम की स्टडी इंडिविजुअल लेवल से कर सकते हैं, और एक हम उस प्रॉब्लम की स्टडी एग्रीगेट या समग्र स्तर पे कर सकते हैं, देश के स्तर पे कर सकते हैं। जब हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे जाके, स्मॉल लेवल पे जाके, एक इंडिविजुअल फर्म्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के विषय में बात करें, उसके सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज करें, तो ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि हम समस्याओं को के प्रति हम अगर ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन जाके एक एग्रीगेट समूह या फिर नेशनल लेवल पे जाके करें, तो वो स्टडी होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब जो समस्याओं का निराकरण है और उसके प्रति ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम अध्ययन जाके करें, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग के लेवल पे, तो ये अपने आप माइक्रो होता है। जबकि अगर उसी समस्याओं का विवेचन हम समग्र स्तर पे जाके करें, तो उसी ग्रुप स्टडी को हम मैक्रो कहते हैं। आपको इसे मैं एग्जांपल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से बता सकता हूं। मान लीजिए मैं अगर एक कंज्यूमर की बात करूं और उसके सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो जब मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमी में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, टोमेटो महंगे हो गए, ब्रिंजल्स महंगा हो गया, ओनियन महंगा हो गया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। अगर मैं कहूं कि रिलायंस को बेनिफिट हो रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं। इसी तरह मैं कहूं कि एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया, एक व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, एक व्यक्ति की सेविंग घट गई, या एक व्यक्ति की सेविंग बढ़ गई, तो ये सभी चीजें इंडिविजुअल स्टडी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। जबकि अगर हम समस्याओं को उलट के देखें और नेशनल लेवल पे जाके देखें, और हम ये स्टडी करें कि नेशनल इनकम बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, देश में
गरीबी कम हो रहा है या फिर इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो ये अपने आप मैक्रो इकोनॉमिक हो जाता है। कुल मिला जुला के एक ही समस्या के अध्ययन के दो पहलू निकल के सामने आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्टडी और एक एग्रीगेट स्टडी। तो जब इंडिविजुअल स्टडी होगी तो माइक्रो, और जब वही एग्रीगेट स्टडी होगी दोस्तों तो वो हो जाएगा मैक्रो। तो चलिए कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूं। अगर मैं कहूं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो माइक्रो है कि मैक्रो, बताइए, कमेंट करिए। उत्तर है मैक्रो, क्योंकि मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, सभी वस्तुओं की कीमतों की बढ़ोतरी की बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने की बात हो रही है, तो ये मैक्रो हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मुकेश अंबानी की इनकम बढ़ गई है तो ये इंडिविजुअल है, क्योंकि मैं मुकेश अंबानी की इनकम की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं रिलायंस की एग्रीगेट प्रॉफिट बढ़ गई है तो ये होगा फिर मैक्रो। अगर मैं कहूं कि लॉकडाउन में देश में बेरोजगारी बढ़ गई तो ये होगा मैक्रो। तो कुल मिला जुला के समस्या जो आपके सामने आएगी उसको टैकल आप एग्रीगेट लेवल पे कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, इसको हम माइक्रो और मैक्रो के नजरिए से देख सकते हैं। जहां मैं सोच रहा हूं, जहां तक मैं विचार कर रहा हूं, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि किस समस्या को आप माइक्रो मानेंगे और किस समस्या को आप मैक्रो मानेंगे। अब आइए मैं आपको यह बताता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सबसे पहले हम यहां सीखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हम सीखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है। तो यहां पे हेडिंग डालिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही बेसिक क्लास है, बहुत ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट मैटर क्या चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, अभी इसकी हिंदी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान, आप लोग ध्यान से देखिए, फैक्टर प्राइसिंग। और तीसरी हम लोग पढ़ेंगे वेलफेयर, वेलफेयर एनालिसिस। तीन चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों देखते हैं। एक हम उत्पाद कीमत निर्धारण की बात करते हैं, उत्पाद कीमत निर्धारण। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण की बात करते हैं। और तीसरा है कल्याण या फिर वितरण, कल्याण या फिर वितरण की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ वेलफेयर, थ्योरी ऑफ वेलफेयर। अब देखिए तीन चीजें ही बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंसर्निंग चीज है वो सिर्फ ये तीन चीजें हैं। पहला हो गया प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा हो गया फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरा हो गया थ्योरी ऑफ वेल या कल्याण। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम ये देखते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी में प्रत्येक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक प्राइस है, और ये स्पेसिफिक प्राइस वैल्यू चेंज भी होती है, फ्लक्चुएशंस भी आते हैं। तो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है। लाइक एग्जांपल, मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर जो है 25 रुपए का है, तो 25 रुपए ही क्यों इस मार्कर की प्राइस है, और इस मार्कर की प्राइस 25 रुपए क्यों डिटरमाइन की गई। मेरे सामने एक कैमरा है और ये कैमरा कैनन का है और इसकी प्राइस है 60,000। अब प्रश्न है कि कैनन के इस कैमरे की प्राइस 60,000 क्यों है, और इसकी प्राइस 60,000 डिटरमाइन कैसे हुई, और अगर कीमतें घटती या बढ़ती हैं तो क्यों घटती बढ़ती हैं। आप देखते हैं एक रेगुलर टेंडेंसी अपने इकोनॉमी में कि ओनियन की प्राइस 20 भी हो जाती है और 80 भी हो जाती है, और पूरा का पूरा इसमें खूब ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो ओनियन की प्राइस 20 क्यों होती है, 80 क्यों होती है, और उसमें फ्लक्चुएशंस क्यों। कुल मिलाकर इकोनॉमी में किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है और वो फ्लक्चुएट कैसे करता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। उत्पाद कीमत निर्धारण, किसी भी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित होगा और वो चेंज कैसे होगा, इसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम दो थ्योरी पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हैं डिमांड एनालिसिस। दूसरा हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ प्रोडक्शन या फिर थियरी ऑफ कास्ट, थियरी ऑफ प्रोडक्शन और कास्ट। दो चीजों को हम एक देखेंगे मांग
का एनालिसिस करेंगे और दूसरी तरफ हम उसकी सप्लाई का एनालिसिस करेंगे। दो चीजों के एनालिसिस से ही हम प्रोडक्ट प्राइसिंग कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि नोएडा में जमीन की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो जमीन की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, वो वेरिएबल कौन से हैं जो बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे दो चीजें आपको देखना पड़ेगा, एक एनालिसिस ऑफ डिमांड और दूसरा सप्लाई एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सप्लाई। तो दो चीजें हम प्रोडक्ट प्राइसिंग में पढ़ेंगे, एक डिमांड थ्योरी, डिमांड एनालिसिस, दूसरा सप्लाई थ्योरी या फिर सप्लाई एनालिसिस, जिसमें कास्ट या प्रोडक्शन की बात होगी। तो आपको समझ में आ गया कि पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु प्रोडक्ट प्राइसिंग का। अब दूसरा विषय वस्तु क्या है माइक्रो का? दोस्तों दूसरा जो विषय वस्तु है माइक्रो का वो है फैक्टर प्राइसिंग। खूब ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है कि किसी इकोनॉमी में फैक्टर की प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है। अब फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस मार्कर का एग्जांपल दिया, और ये मार्कर कैसे बनेगा? मार्कर बनेगा QX, Q का मतलब है क्वांटिटी और X का मतलब है मार्कर। तो ये मार्कर जो है QX जब प्रोड्यूस होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा? इसके लिए सबसे पहले इकोनॉमी में चाहिए लेबर, बिना लेबर के मार्कर नहीं बनेगा। दूसरा चाहिए इकोनॉमी में लैंड, फिर चाहिए कैपिटल और फिर चाहिए इंटरप्रेन्योर। देखिए दोस्तों, चार चीजें अगर नहीं हो तो ये मार्कर नहीं बनेगा। खूब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा, इसको मैंने नेशनल इनकम में भी बताया था। Q का मतलब है क्वांटिटी और X का मतलब यहां पे मार्कर है, ये मार्कर है। तो इस मार्कर को बनाने के लिए हमको चार एटलीस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी, लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लेबर का मतलब होता है श्रम, लैंड का मतलब है भूमि, जहां ये बनेगा। कैपिटल का मतलब उसमें पूंजी लगेगी, और इंटरप्रेन्योर का मतलब जो वो बनाएगा, अगर ये सेलो का मार्कर है तो सेलो आएगा तभी तो ये बनेगा। तो चार एटलीस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होंगे किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, चार, लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। अब लेबर को क्या मिलता है दोस्तों? लेबर को मिलता है क्या? रेम्यूनरेशन, आप जानते हैं वेज, मजदूरी मिलती है। इसी तरह लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लगान मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। और इसी तरीके से इंटरप्रेन्योर को जो है साहसी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साहसी को क्या मिलता है? लाभ। इसी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन कहते हैं, प्रॉफिट। इसका मतलब चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, और उसकी जो रेम्यूनरेशन हो गई वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। अब प्रश्न है कि मजदूरी कैसे डिटरमाइन होगी, रेंट कैसे डिटरमाइन होगी, इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होगी और अल्टीमेट प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगी। तो इसके निर्धारण का तरीका माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है कि हम किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करते हैं। मजदूरी कैसे निर्धारण करेगी, अगर आप माइक्रो में पढ़ेंगे तो ढेर सारी आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इसी तरह आप इंटरेस्ट की बात करिएगा तो क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी, किन्स की थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, फीसर की थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी आप पढ़ेंगे। इसी तरह आप लाभ की बात करेंगे तो साइकिल का पढ़ेंगे, आप लोग नाइट का पढ़ेंगे, शुम्पीटर का पढ़ेंगे, ओके ना, फिर मॉडर्न थ्योरी। तो पूरा का पूरा एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि फैक्टर की प्राइसिंग क्या हो गई दोस्तों? चार चीज। कौन कौन चीज? सबसे पहले क्या हो गई? वेज, मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, फिर लगान का निर्धारण कैसे होगा, रेंट का निर्धारण कैसे होगा, फिर इंटरेस्ट या ब्याज का निर्धारण कैसे होगा, और प्रॉफिट का मतलब लाभ का निर्धारण कैसे होगा। इन चारों का निर्धारण कैसे होगा, ये ऐसे नहीं हो जाता, ये पूरी की पूरी पीछे इसके थ्योरी है। उस थ्योरी के आधार पे आप मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का निर्धारण का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट डिटरमाइन होगा। इसके प्रति पूरी की पूरी एक थ्योरी है, उसको आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से मजदूरी का निर्धारण होता है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेम्यूनरेशन है। एक प्रश्न देखिए, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन? लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। श्रमिक होता है, जमीन होता है, पूंजी होता है और इंटरप्रेन्योर। पूछा जाता है इन चारों में एक अलग कौन सा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक अलग तरह का है, वो इनसे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है और कौन अलग है? उत्तर है जो सबसे अलग है वो साहसी है, इंटरप्रेन्योर है। लेबर, लैंड, कैपिटल एक तरीके के माने जाते हैं। क्यों?
क्योंकि लेबर लैंड कैपिटल का जो रिम्यूनरेशन है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप मजदूर को काम करने के लिए लेके आएंगे तो उसे मजदूरी देंगे, अगर आप किसी जमीन को रेंट पे लेके प्रोडक्शन करेंगे तो आप रेंट देंगे, और अगर आप बैंक से ब्याज दें या मनी लेंडर से आप कैपिटल लेंगे तो उसको आप क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो कुल मिला जुला के आप लेबर को पॉजिटिव रिम्यूनरेशन कर रहे हैं मजदूरी के रूप में, इसी तरह आप लैंड को पॉजिटिव रिम्यूनरेशन कर रहे हैं रेंट के रूप में, और कैपिटल को भी आप पॉजिटिव रिम्यूनरेशन कर रहे हैं ब्याज के रूप में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और वो कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिम्यूनरेशन मिल सकता है, उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और उसे लॉस भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो चौथा टाइप का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अलग कौन है, तो अलग है आपका यहां पे एंटरप्रेन्योर। तो आपने सीख लिया कि दूसरा चीज में हम फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा है थ्योरी ऑफ वेलफेयर, किसी इंडिविजुअल पर्सन का वेलफेयर कब अधिक होगा, इसको वितरण का सिद्धांत या फिर वेलफेयर के सिद्धांत में हम इसको पढ़ते हैं। पूरा का इसमें आप देखेंगे सोशल वेलफेयर फंक्शंस की वजह से बात करेंगे हम लोग, पैरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करेंगे। तो बाद में तीसरे पार्ट में हम लोग जाके वेलफेयर थ्योरी भी पढ़ते हैं, किस तरीके से कल्याण अधिक बनाया जाए किसी व्यक्ति का या फिर किसी समुदाय का, वो इससे संबंधित है। तो ये रहा दोस्तों तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। माइक्रो में तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, अब आइए हम सीखते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम लोग माइक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए माइक्रो हमेशा ही एक एग्रीगेट स्टडी है और एक जो है नेशनल लेवल की स्टडी है, इसलिए थोड़े से ज्यादा चीजें इसमें हम एनालिसिस करते हैं। यहां पे आप लोग लिख लीजिए सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। सब्जेक्ट मैटर किसका सब्जेक्ट मैटर अब हम बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होने वाला है थोड़ा सा होने वाला है बड़ा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ग्रोथ थियरी, ग्रोथ थियरी, ग्रोथ थियरी। और फिर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल इकोनॉमी। देखिए दोस्तों चार इसमें बेसिक चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। हम रोजगार और राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम, मतलब रोजगार और राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत। रोजगार और राष्ट्रीय आय, मैंने कहा कि जो मैक्रो है वो नेशनल लेवल पे एग्रीगेट लेवल से संबंधित है। पूरे देश में रोजगार कैसे स्थापित होगा और राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहला विषय वस्तु मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही होता है कि किस तरीके से रोजगार और राष्ट्रीय आय के विषय में बात किया जाता है। अब देखिए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में दो चीजें हम लोग, इसके दो कंपोनेंट हैं। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में दो कंपोनेंट है। एक हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का सिद्धांत, कंजम्पशन, और इसको आप सी भी बोलते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं आई। अभी इसके विषय में भी बताऊंगा। तो पहले आप समझिए कि दो चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होगी। देखिए किसी भी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम या कंजम्पशन का लेवल डिटरमाइन होता है वो दो चीजों से डिटरमाइन होता है। एक, किसी इकोनॉमी में खपत कितनी है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, पूरा खपत कितना है, और इकोनॉमी में निवेश कितनी है। जितनी ज्यादा इकोनॉमी में खपत और निवेश होगी, उपभोग और निवेश होगी, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में डिमांड होगी, और जितना ज्यादा डिमांड होगी उतनी चीजों का प्रोडक्शन होगा, जितनी चीजों का प्रोडक्शन होगा उतना ही रोजगार बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय आय और रोजगार निर्धारण बेसिकली निर्भर करता है इकोनॉमी में कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कंजम्पशन कितना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट कितना है।
इसको आगे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के द्वारा डिटरमाइन होता है किसी भी इकोनॉमी में रोजगार और नेशनल इनकम का लेवल, कि इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन है, कितना इन्वेस्टमेंट है। दूसरा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी पढ़ते हैं, जिसको आप इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, मुद्रास्फीति भी बोल सकते हैं। इसको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का सिद्धांत कह सकते हैं। यहां पे हम ये मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी में सामान्य कीमत स्तर लगभग वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, औसत कीमत स्तर है, वो कैसे बदलता है, कैसे बढ़ता है। आप पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई है, कम हो गई, तो आखिर में कि कौन से उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कौन से वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का घटना और बढ़ना ये निर्धारित होता है जनरल प्राइस लेवल में। इसमें दो चीजें हमको पढ़नी होती हैं, थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, मुद्रा की मांग, मनी मांग, और थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। अगर दो चीजें आपको क्लियर है, मनी डिमांड क्लियर है और मनी सप्लाई क्लियर है, तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों आता है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इकोनॉमी में कैसे इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ जाता है और कैसे घट सकता है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में हम मनी डिमांड और मनी सप्लाई की बात करते हैं। अब देखिए, हम ग्रोथ थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा, इसके ऊपर एक थॉट ऑफ प्रोसेस है, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या राय देते हैं, क्लासिकल के बाद किन्स क्या राय देते हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा, किन्स के बाद जो अर्ली किन्सियन है वो क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर हम इसमें देखेंगे हायरर डोमर का क्या व्यू है, फिर जो है जब न्यू क्लासिकल की बात आप करते हैं तो इसमें सोलो की बात करते हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमी के ग्रोथ के पैरामीटर क्या है। शुरू में माना जाता था कि किसी इकोनॉमी के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, फिर माना गया कि किसी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा हो गया तो ज्यादा ग्रोथ करेगा, फिर बाद में हुआ नहीं, किसी इकोनॉमी में लेबर और कैपिटल दोनों बहुत अच्छे हो तो बहुत ज्यादा आप ग्रोथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आ गया कि नहीं नहीं नहीं, किसी इकोनॉमी में अगर टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत बेहतर हो रहा होगा तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर जाएगी। और बाद में ये आ गया कि टेक्निकल प्रोग्रेस तो बेसिकली ह्यूमन ही करता है, तो किसी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल कितनी ज्यादा एडवांस है, कितना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में, हेल्थ में, वो ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। तो अनस्टिल्ड चेंज थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे कि जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है, रोमर का मॉडल है, इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी है, वो इसके ऊपर आके डिपेंड करती है कि एक्चुअली ग्रोथ नॉट डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट, बल्कि रादर देन ग्रोथ डिटरमाइंड बाय ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन टेक्निकल प्रोग्रेस एंड टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर अमेरिका का ग्रोथ ज्यादा है, चाइना का ग्रोथ ज्यादा है, तो आप देखते हो उसके पीछे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। जो इंडिया का जो ह्यूमन पावर है वो अमेरिका में जाके वहां पे टेक्निकल एडवांसमेंट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट टेक्निक तो है, लेकिन टेक्निक को कौन टेक्निक बनाता है, डेटा ह्यूमन। तो ग्रोथ की थ्योरी क्या क्या है, इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट है, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। और लास्ट में एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। फिर आप जो है इसमें आप पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं, और फिर एक्सचेंज रेट किस तरह डिटरमाइन होता है, किस तरह फ्लक्चुएट करता है, इसकी बात करते हैं। अगर दो या दो से अधिक देशों के बीच ट्रेड होगा दोस्तों, तो आप जानते हो दो या दो से अधिक जो ट्रेड होगा वो एटलीस्ट दो करेंसी चाहिए, एक डोमेस्टिक करेंसी, एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी। मान लीजिए भारत को ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक तो रुपया चाहिए और एक डॉलर चाहिए। तो हम डॉलर को कैसे परचेज करेंगे, कैसे आप कहते हैं कि $1 इक्वल टू 76 रुपीज, कैसे कहते हैं, आखिर में ये निर्धारित कैसे होता है। तो ये पूरा का पूरा आप जो है एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, किस तरह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होंगे, उसके प्रति क्या क्या कारक होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में कट में आपको बताया कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एनालिसिस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपको ज्यादा फोकस करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि आपको एक एग्रीगेट लेवल पे समस्याओं को देखनी है। तो आप देखिएगा यूपीएससी का ज्यादा जो फोकस है वो आपका जो है बेस है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंप्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, ग्रोथ से, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो डिवोटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपको जो है धीरे धीरे चीजों को समझना है, कॉन्सेप्टुअल अपनी जो फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करिए, और सबसे महत्वपूर्ण है विल पावर। सोच लीजिए, अगर सोच लिए तो कर जाएंगे,
नहीं सोचे कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है पक्का इरादा, स्ट्रांग विल पावर। लक्ष्य को सोच लीजिए, साध लीजिए। जब आप लक्ष्य को सोच लेंगे और साध लेंगे, नींद नहीं आएगी, उसी के बारे में सोचेंगे। सबसे मजा कब आता है मुझसे पूछिए। जब यूपीएससी का मेंस देते थे तो 12 घंटे की स्टडी करते थे, और वो स्टडी में जितना मजा आया लाइफ में अब तक नहीं आया। मजा है, नशा है लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में। विल पावर स्ट्रांग करिए, डू और डाई, करो या मरो। अपने ह्यूमन होने का समय है और ह्यूमन होने का अर्थ है, उसको पहचानिए। समय के महत्व को समझिए, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय है, ऊर्जा है, ताकत है। समय है, ऊर्जा है, ताकत है, फिर भी कुछ नहीं करोगे तो फिर आप समाज के लिए अभिशाप हो। तब आपको माफ किया जा सकता था जब आपके पास ताकत नहीं होती, लेकिन आपके पास ऊर्जा है, ताकत है और समय भी है। सही उपयोग करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।